हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये वीडियो खत्म होने के बाद हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, मोशन है। कल हम स्टार्ट करेंगे हमारा अगला चैप्टर, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। आपने क्लास 9 में स्टडी किया होगा, उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट और वहाँ पर मिलेगा आपको। थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा वहाँ पर, और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बहुत मज़ेदार है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए और आप सारी इन्फॉर्मेशन, सारे वीडियोस, सारे टॉपिक्स का लाभ अच्छे से ले पाए। तो ताज़ा ताज़ा पढ़ने की बात ही अलग है ना, वो बात रहती ना, ताज़ा करे सारी चीज़ें। चलिए, तो आयुष ट्यूटोरियल मोशन पेन चैप्टर हमारा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आप लोग। यूनिट वेक्टर एंड कंपोनेंट्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आई प्लस जे एंड आई माइनस जे, फाइंड द कंपोनेंट। आपको यूनिट वेक्टर दिए हुए थे, ठीक है, आपको 2 यूनिट वेक्टर दिए हुए और आपको उनके कंपोनेंट भी वहाँ पर निकालना है। क्या निकालना है आपको? कंपोनेंट निकालना है। इसके कंपोनेंट निकालना है आपको, इस ए के कंपोनेंट निकालना है, इस ए के कंपोनेंट निकालना है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। तो बहुत सिंपल है। आपको क्या निकालना है? सिंपल है, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आपको निकालना है सिंपल सा मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। और आपको क्या निकालना है? डायरेक्शन। और आपको 2 दिए हुए हैं यहाँ पर। अब अपने को पता है कि जो पोजीशन होता है वो होता है एक्स आई प्लस वाई जे। अब यहाँ आई का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ जे का कुछ नहीं मतलब 1 है। यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट 1 है और जे का कितना है? -1 है ना। यहाँ पर आई का कोएफिशिएंट 1, जे का 1, आई का फिर 1, जे का फिर -1। अगर हम बात करें कि हमको यहाँ पर मैग्नीट्यूड अगर चाहिए और डायरेक्शन अगर चाहिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए बहुत सिंपल चीज़ें हमने पढ़ी है। क्या? तो बस इसका अंडर रूट निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, तो कुछ भी नहीं करना है। एक बार अपन आई प्लस जे के लिए करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन निकालेंगे, और एक बार हम किसके लिए करेंगे? आई माइनस जे के लिए। बहुत सिंपल आ गया आंसर। देखो, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम अंडर रूट कर देंगे, सिंपल 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके पहले कुछ नहीं है, x1, वाई भी कितना है? 1। कितना आ गया यहाँ पर? 1 + 1 जो आ गया √2। √2 हमारा आंसर आ गया, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर √2 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हाँ, अपन चेक भी कर लेते एक बार अपनी इसमें कॉपी में। कौन सा क्वेश्चन है भैया? क्वेश्चन नंबर, ठीक है, √2, ये आ गया √2। सेम एज इसका भी कितना आ जाएगा? √2। इसका भी अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इक्वल टू √1 + 1, जो कि आ जाएगा √2। ये भी √2 और ये भी √2। अगर डायरेक्शन अगर दोनों सेम, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पर अपन जो माइनस रहता है उसका भी यहाँ पर स्क्वायर हो जाता है, इसलिए वैल्यू पॉजिटिव आती है। बट जब हम डायरेक्शन निकालेंगे तो डायरेक्शन में क्या होगा? या तो मैग्नीट्यूड निकाल दिया आई प्लस जे के लिए, अब आई प्लस जे के लिए हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं, आई माइनस जे के लिए डायरेक्शन निकालेंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स y कितना है? यहाँ पर y भी 1 है और x भी 1 है, तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा। वो कितना होता है? 45 डिग्री। आंसर कितना आ जाएगा? 45 डिग्री वहाँ पर आ जाएगा। और सेम ऐसा ही यहाँ पर होगा। थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y/x। अब यहाँ पर y हमारा -1 है और x कितना है? 1। y हमारा क्या है? -1 और x हमारा 1 है। यहाँ x और y 1 है, y अपना -1। फिर आ जाएगा tan इनवर्स -1, जो कि हो जाएगा -45 डिग्री। तो हमारा जो आई प्लस जे के लिए हमारा जो कंपोनेंट के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड रहेगा, तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो रहेगा कंपोनेंट की, इसके अलावा जो कंपोनेंट हमको ऑलरेडी दे दिए थे, वो कितना रहेंगे? डायरेक्शन 45 डिग्री प्लस के 45, मतलब इस तरीके से वहाँ पर हमारा कंपोनेंट कहीं ना कहीं रहेगा। किस तरीके से रहेगा? ये यहाँ पर इस तरीके से, ये 45 डिग्री यहाँ प्लस का, या 45 डिग्री यहाँ पर माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर ये आई जैसे यहाँ पर है, ये जे का कंपोनेंट हो जाएंगे, ठीक है, ये भी जे, ये -j का कंपोनेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? इस तरीके से वहाँ पर होगा। तो नोट डाउन कर लो, हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ट्रू ऑर्बिटली मोशन।
तो अपने को बताना है ट्रू कौन कौन से इसमें बताना है, ठीक है। इसमें ट्रू कौन कौन से हमको बताना है। देखो यहाँ पर बी और ई यहाँ पर ट्रू है, बी और ई वहाँ पर ट्रू है। क्यों वहाँ पर बी और ई ट्रू? क्योंकि वहाँ पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। जो ऑर्बिटली मोशन का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो होता है हमारा, जो एक्सेलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहना चाहिए। तो वेलोसिटी रहना चाहिए, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में भी रहेगी v प्लस यू, यहाँ पर भी एवरेज एक्सेलरेशन में कुछ ना कुछ रहेगा a1 प्लस a2 ना अपन 2, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी। बाकी में आप चेक करोगे तो ऑलरेडी दे दिया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब भी आंसर में मिलेंगे वो फॉल्स आ जाएंगे। बाकी अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं मिलता, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलती है, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब वहाँ पर हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। है ना, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अंधेरा अंधेरा आ रहा है। अगर अंधेरा आ रहा है तो माफी चाहता हूँ। चलिए, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। मतलब ऑर्बिट, आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि जो ऑर्बिटरी मोशन होता है इसका मतलब ये होता है कि वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है। और हमारा ए और ई अगर आप क्वेश्चन में देखोगे, या क्वेश्चन आधा अधूरा प्रिंट है, अगले पीडीएफ तक को क्वेश्चन पूरा बाकायदा मिलेगा, बाकायदा आंसर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जो हम टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी और ई जो है वहाँ पर जो है एवरेज वेलोसिटी वहाँ पर है, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, और यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन है। अगर वहाँ पर कांस्टेंट होता मतलब एक्सेलरेशन वहाँ पर कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, उसी को ऑर्बिटली मोशन बोलते हैं। और यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है तीनों में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसलिए फॉल्स है। बाकी दोनों क्या है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है, 2-2 मिनट के है बस। अगला क्वेश्चन भी हमारा ट्रू फॉल्स का है, वो भी बहुत सिंपल है। देखिए कैसे, पहला वाला हमारा क्या बोल रहा है, देख लेते। तो ट्रू और फॉल्स बताना है, स्केलर क्वांटिटी बताना है। स्केलर क्वांटिटी इज, अब हमको क्वेश्चन दिए हुए, स्केलर क्वांटिटी इज दैट कंजर्व, तो हमेशा कंजर्व नहीं होता, फॉल्स आएगा पहले का, क्यों नहीं होता हमें? क्योंकि हमने पढ़ा है इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन, अभी आगे आने वाले चैप्टर में और आएगा। तो इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व हो जाता है, याद रखना, इलास्टिक कोलिजन में याद रखना काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाती है, बट इनइलास्टिक में नहीं होती। तो हमेशा ऑलवेज कंजर्व नहीं होता, इसलिए आंसर फॉल्स आ जाएगा। ऐसा दिया नहीं है प्रॉपरली हमको, ये फॉल्स आ जाएगा। तो आप लोग अभी सिर्फ इतना याद रखें कि इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो जाती है, बट इलास्टिक में नहीं होती है। हम पढ़ेंगे अभी अगले 2 चैप्टर बाद, ठीक है। तो इसमें पूरा प्रॉपरली डेरिवेशन है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 1D एंड 2D में हम पढ़ेंगे इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन। उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का आता है, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पर। तो सिर्फ इतना याद रखें कि कंजर्व नहीं होता, क्योंकि इनइलास्टिक में कंजर्व नहीं होता, काय में इनइलास्टिक में कंजर्व नहीं होता, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम। सेकंड बोल रहा है कि अ स्केलर क्वांटिटी इज कैन नॉट बी नेगेटिव, नहीं ऐसा नहीं होता, हो सकता है नेगेटिव, ठीक है, हो सकता है। कई फॉर्मूले आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देखे होंगे, जो 12th क्लास में आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। तो पोटेंशियल जो है वहाँ पर वो जो रहता है स्केलर रहता है वहाँ पर, बट उसकी जो वहाँ पर वैल्यू आती है माइनस वी/डी, हमने पढ़ा है माइनस वैल्यू वहाँ पर आती है, ऐसा नहीं। तीसरा क्या है, डायमेंशनल लेस, स्केलर क्वांटिटी इज नहीं भैया, डायमेंशनल लेस नहीं होती, कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है। जैसे वॉल्यूम पकड़ लो, वॉल्यूम है, इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, कितना हो जाता है, मास अपॉन वॉल्यूम, एम एल क्यू, कितना हो गया, एम एल -3। तो कुछ ना कुछ डायमेंशन होता है, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा, सब फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये डी वाला भी फॉल्स, ठीक है। ऐसा इनवेरिएंट नहीं होता, ये भी आप लोग याद रखना। ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी ऐसे जो बात करते हैं इनवेरिएंट की बात करते हैं, मतलब टेम्परेचर वेरीज है, वहाँ वेरी करता है। और लास्ट वाला देखिए क्या है, ये भी वेरी वाला ही है कि भैया वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती है। ऑब्जर्वर इनवेरिएंट मतलब कि वैल्यू चेंज होती कि नहीं होती है, तो वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल सही है कि ऑब्जर्वर के लिए क्या इनवेरिएंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। आप यहाँ से देखो चाहे वहाँ से देखो चाहे कहीं से भी देखो, जिसका जो मास होगा वो तो वही मास होगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात सही लिखी हुई है, डी वाली बात सही लिखी है, ऑब्जर्वर के लिए इनवेरिएंट रहता है, पर
अगर बात करें अदर चीज़ के लिए, जैसे टेम्परेचर की बात करते हैं, तो वो जगह जगह पर चेंज हो सकता है। स्पेशली का मतलब कि जगह जगह पर जहाँ पर टेम्परेचर है वहाँ पर चेंजेस मिल सकता है, बट अगर हम ऑब्जर्वर की बात करेंगे तो वो कभी चेंज नहीं होगा। ये बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दम नहीं है। देखना कैसे कोई भी दम नहीं है। An aircraft at 3400 meter, if the angle subtended at the ground point by aircraft position 10 सेकेंड। जो हमारा पहला क्वेश्चन गया ना, जो हमने तीन क्वेश्चन कर लिए, ये चौथा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, मैं आपको समझा रहा हूँ। बहुत सिंपल है मतलब बहुत सिंपल है। जो पहला क्वेश्चन में हमने एक ही पार्ट किया, ए वाला, बी वाला पार्ट आपको खुद को करना है, आपका होमवर्क है। वहाँ पर ए जो कंपोनेंट है उसको बी वेक्टर के साथ आप निकालोगे, एक बार बी यूनिट वेक्टर के साथ, और एक बार एक जो कंपोनेंट है उसको सी यूनिट वेक्टर के साथ, मतलब जो ए प्लस बी है ना, एक वेक्टर है वहाँ पर, ए कॉस थीटा वेक्टर जो है ना, इसको आप बी वेक्टर के साथ एक बार निकालना है ना। उसमें भी दो केस है, और एक बार ए कॉस थीटा को एक बार सी वेक्टर के साथ निकालना है। तो दोनों को एक बार आप फॉलो करना है, एक बार इससे एक बार इससे, सिंपल सा वैल्यू आ जाएगा, आपका होमवर्क रहेगा, सो करना आप लोग, सब कुछ हलवा नहीं खिलाया जाएगा, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है ये, देखना ध्यान से कैसे। एन एयरक्राफ्ट इज एट हाइट ऑफ 3400 मीटर। जो एयरक्राफ्ट है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो एयरक्राफ्ट है वो कितनी हाइट पर है, कितनी हाइट पर है, ये जो हाइट है वो कितनी है, 3400 मीटर, इतनी हाइट पर एयरक्राफ्ट है। जो एंगल सबटेंडेड बाय द ग्राउंड एयरक्राफ्ट पोजीशन 10 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री। जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से वो कितना बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री वहाँ पर एंगल बन रहा है। अब एंगल बन रहा है 30 डिग्री, मतलब ये 15 डिग्री का एंगल होगा इतना वाला, और ये भी 15 डिग्री का एंगल होगा इतना वाला, ये 15, जैसे हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये 15 डिग्री का एंगल होगा, ये भी कितना होगा, 15 डिग्री का होगा, ठीक है। इतनी हाइट है हमारी 34000, हमारी हाइट कितनी है, हमारी हाइट है या डिस्टेंस कह सकते हैं, हाइट कह सकते हैं, वो कितनी है 3400 मीटर। देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये 90 डिग्री, 90 सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा, बेस, मतलब ये हमारी हाइट जो है वो बेस की वैल्यू है। खत्म हो गया क्वेश्चन, सिर्फ 2 मिनट। इधर देखो अमन, इधर सभी जन ध्यान, दुर्गेश सभी जन ध्यान, बहुत सिंपल है। ऑनलाइन जितने भी ऑफलाइन बैठे ध्यान देखो, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। बेस कितना 3400, परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो बचा हुआ क्या होगा, बेस, तो बेस की वैल्यू होगा इतनी, ठीक है। अगर हम परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से आता है, मान लेते हैं एयरक्राफ्ट यहाँ से यहाँ तक चला कितना डिस्टेंस x, तो यहाँ पर डिस्टेंस मान लेते हैं x, जो कि हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब यार आगे हम बात करते हैं, क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड क्या होगा यहाँ पे, जो एयरक्राफ्ट है स्पीड क्या होगा। देखो यहाँ भी स्पीड वही होगी एयरक्राफ्ट की, और यहाँ भी स्पीड वही होगी, एयरक्राफ्ट ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टली, यहाँ भी वही स्पीड होगी, यहाँ भी वही स्पीड होगी। हाइट कितनी है 3400, ठीक है। हमने माना कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1030 लगा दो, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना 1030 लगा दो, खत्म क्वेश्चन। 1030 यहाँ से लगाना है, पर हमको मान लो x की डिस्टेंस दी हुई है, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू दी हुई है सिर्फ, तो हमको ये ट्रायंगल का यूज़ करना पड़ेगा, तो इसकी जगह हमको याद रखना पड़ेगा 1015 लगा दो, 1015 लगा दो, तो 1015 क्या होता है, फिर हम 1030 नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर पूरी वैल्यू दी हुई होती तो हम वैल्यू, अगर हाइपोटेनस की वैल्यू दी हुई थी ना, तो हम लगा देते 1030, और यहाँ पर इतना ही डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, और इतना ही डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ भी वही स्पीड से एयरक्राफ्ट से चलेगा और यहाँ भी वही स्पीड से एयरक्राफ्ट से चलेगा, तो क्या होगा, आंसर आ गया हमारा। 1015 कितना होता है, 10 थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। 1015 परपेंडिकुलर कितना है हमारा, x कितना है, x, और बेस कितना है 3400। अब हमको x की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, x की, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 10 15 डिग्री और 3400, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी x की, डिस्टेंस आ गई हमारी, यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है वो हमारी आ गई। अब हमको बोला है कि कितनी स्पीड से जा रहा है, तो एयरक्राफ्ट यहाँ भी उतनी स्पीड से जा रहा है और यहाँ भी स्पीड से जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि एंगल भी सेम बन रहा है, हाइट भी सेम है, चीज़ बन रहा है, एंगल भी सेम है और हाइट भी सेम है, और जाना भी हॉरिजॉन्टली है, तो वहाँ पर स्पीड सेम रहेगी। तो ये तो हमने डिस्टेंस निकाल लिया, अब स्पीड निकालना है। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
कितना आ जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना निकाला हमने 10, 15 डिग्री 34 इंटू 3400। टाइम कितना लग गया उसको 10 सेकेंड लगा था, पर हम आधे चीज़ की बात कर रहे हैं तो 5 सेकेंड होगा। कितना होगा 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल कर दो, 10 15 की वैल्यू तो हमारा आंसर आ गया। कितना आ रहा आंसर, हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 182.17 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? मतलब इतना सिंपल है जिसकी कोई हद नहीं है। आपको पता था कि आपको क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 10 15 लगा के परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डिस्टेंस अपॉन 3400, एक्स इक्वल टू हमारी वैल्यू हो जाएगी। अभी एक्स की वैल्यू डिस्टेंस हमने इसलिए निकाली क्योंकि हमको पता है कि हमको स्पीड निकालना है, और यहाँ भी वही स्पीड होगी और यहाँ भी वही स्पीड होगी, और स्पीड इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा एक्स है और टाइम कितना लग गया था टोटल 10, तो आधे में 5 लगा होगा। तो यहाँ पर डिस्टेंस इतना निकाल लिया था हमने, यहाँ से एक्स की वैल्यू यहाँ रख दिया हमने, और हमारा यहाँ पर टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड लगा। हमारी वेलोसिटी निकल के कितनी आ जाएगी, 182.17 यहाँ पर आ जाएगी। जैसे यहाँ पर जो 10 15 की वैल्यू देके रखी हुई है, कितनी देके रखी हुई है, यहाँ पर 10 15 की वैल्यू कितनी देके रखी हुई है, 10 15 की वैल्यू यहाँ पर देके रखी हुई है 0.2679, 0.2679 ये है 10 15 की वैल्यू। तो आपको याद करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, 0.2679 यहाँ पर 10 15 की वैल्यू है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर एक आधी क्वेश्चन कोई चैप्टर में एक दो रह जाता है तो वो आपको होमवर्क ऐसे समझ के आपको करना है। कुछ चीज़ें आपको खुद से भी ट्राई करना नहीं, क्योंकि जब तक खुद से कुछ ट्राई नहीं करोगे तब मज़ा नहीं आएगा। जिस किसी को भी मेरे चैनल में मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा भी मददगार आपको साबित हो रहा है, थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा भी सीखने को मिल रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और तभी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और सबसे अच्छी बात है बेटा ये कि जो बच्चे 9th में 10th में 11th में, आप लोग अपना करियर डिसाइड कर लोगे आपको बनना क्या है। जब तक आपको पता नहीं रहेगा बनना क्या है, ये 4 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो भी कोई मतलब नहीं, और नहीं पढ़े तो भी कोई मतलब नहीं। सबसे पहले आप लोग डिसाइड करें कि आपको व्हाट इज योर एम, हाउ टू अचीव योर गोल। इफ यू हैव योर एम देन ओनली यू कैन अचीव योर एम। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जो कि थोड़ा लाइट का इशू आ गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों को बनना क्या है, आप लोग उस पर फोकस करें, नहीं तो ये जैसे लाइट गई है वैसे आपका डे हो जाएगा, आने वाले समय ऐसे आपके हो जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको व्हाट इज योर एम इन योर करियर एंड in your life, what is your aim in your life, not career, and for that you have to choose subject, math, science, physics, agriculture, arts, ITI, whichever you have to choose your stream, and focus on your subject and also do hard work, और आपको मतलब बढ़िया तरीके से उसमें काम करना है, रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा। तो एक कोई सी भी चीज डिसाइड करे, प्लान ए बनाए, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, प्लान बी बनाए, प्लान वो सक्सेसफुल नहीं, प्लान सी बनाए, तीनों प्लान में से एक तो हो ही जाएगा। तो आपको डेली काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। आप कुछ ना कुछ तो बन के अच्छा निकल ही जाओगे। आजकल कोडिंग एआई का जमाना है, आप लोग कोडिंग भी सीख सकते हो, एआई भी सीख सकते हो, उसको भी आप लोग लेके चल सकते हो। चलिए हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और कल से पूरी कोशिश रहेगी कोई प्रकार की बाधा नहीं, कोई क्वेश्चन की बाधा नहीं, कोई लाइट की बाधा नहीं, कोई किसी चीज़ की बाधा नहीं, क्योंकि अब बारिश का मौसम आ गया है, लाइट तो जाती रहेगी। कोशिश करूंगा मैं इन्वर्टर लगाने की।